थर्ड डिग्री, ये शब्द सुनते ही याद आते हैं फिल्मों के सीन, जैसे बिहार के बैकग्राउंड पर बनी फिल्म गंगा जल इसकी एक वानगी है। लेकिन पढ़ते लिखते जब काला पानी की सज़ा का इतिहास खंगाला तो एक तरफ यातनाएं दिखाई दी और दूसरी तरफ आज़ादी की जिद। क्या होती थी काला पानी की सज़ा? किसको भेजा जाता था इस जेल में? कैसी विभत्स यातनाएं यहाँ दी जाती थी जो अब भी अगर जहन में आती हैं तो रूह कांप उठती है। कुछ ऐसे वीर सपूत भी थे जिन्होंने इन यातनाओं को मुस्कुरा कर जिया है। क्या है ब्रिटिश हुकूमत के हौसले पस्त करने के किस्से, मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने के किस्से। नमस्ते, विकास वर्मा नाम है मेरा और तारीख के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अंडमान के सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की सज़ा की। अंडमान में कैदियों की पहली खेप 1857 की क्रांति के बाद भेजी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको जेल में तब्दील करने का पहला प्रयास 1788 में इंजीनियर कोलब्रुक और कैप्टन ब्लेयर के दिशा निर्देशन में किया। दक्षिण अंडमान के काथम आइल और फिर उत्तर अंडमान के कॉर्नवालिस पोर्ट को पहले जगह के तौर पर चुना गया। ये दोनों ही जगह इतनी अनहेल्दी थी कि अंग्रेज़ों ने अपने इरादे बदल दिए। जब 1857 की क्रांति हुई तो काथम आइल को कैदियों के लिए चुना गया। 1858 में जब कैदियों का पहला जत्था यहाँ पहुँचा तो काला पानी ऐसा कैद खाना था जहाँ चारदीवारी के नाम पर समुद्री किनारे थे। फरार होने के सारे रास्ते बंद और बुनियादी ज़रूरतों के सारे सामान नदारद थे। 1857 की क्रांति में जब मेरठ से विद्रोह का बिगुल फूंका गया तो दिल्ली में मौजूद वतन परस्तों ने भी खुद को दुरुस्त किया। सेनापति बख्त खान की मौजूदगी में दिल्ली की जामा मस्जिद से फिरंगियों के खिलाफ एक फतवा पढ़ा गया। इसे पढ़ने वाले शख्स का नाम था अल्लामा फजल हक खैराबादी। क्रांति का दमन हुआ तो ब्रिटिश सैनिक अल्लामा के पीछे भी पड़े। अल्लामा पकड़े गए और जज ने उन्हें करार दिया खतरनाक क्रांतिकारी। 60 से ज़्यादा की उम्र के अल्लामा को काले पानी की सज़ा मुकर्रर हुई। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के मोहम्मद नौफल के शोध से अल्लामा के काले पानी की सज़ा का हिस्सा आपको बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे जेल ले जाया गया और तरह तरह की पूछताछ की गई और मुझे सताया गया। उन्होंने मेरे जूते और कपड़े उतरवा दिए और मोटा चोगा पहनाया, बिस्तर ऐसा जैसे कांटे गड़े हों। पीने के लिए गर्म पानी मिलता था और हवा हद गर्म, केवल दुख बरस रहा था। धरती खसरा और चेचक से पटी पड़ी थी। जो बीमारी को ठीक करता था वो खुद भी बीमार पड़ जाता था और जो ज़्यादा बीमार होता था वो मौत का शिकार बनता था। ये ऐसी जगह थी जहाँ सहानुभूति और दया के लिए कोई जगह नहीं थी। अल्लामा ने 11 महीने की कैद झेली और जब उनकी रिहाई के दिन आया तो उसी दिन उनका इंतकाल हो गया। उन्हें वहीं दफन भी किया गया। वक्त गुजरा तो जेल को बनाने पर जोर दिया गया। 1896 में सेल्यूलर जेल की नींव पड़ी। कामगार कौन लाता, लिहाजा कैदियों को ही निर्माण में झोंका गया। तब सबसे करीब बर्मा यानी आज का म्यांमार था, सो ईंट वहाँ से आई और लोहा आया ब्रिटेन से। एक दशक की मेहनत के बाद बीच में एक गोल टावर और 7 स्टार फॉर्मेशन में मंजिला इमारत बनाई गई। 20वीं सदी की शुरुआत भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभरने का दौर था। 1902 में अनुशीलन समिति ऐसी ही गतिविधियों के लिए बंगाल में गठित हुई थी। अरविंद घोष के छोटे भाई बारिंद्र घोष भी इसके सदस्य हुआ करते थे। बारिंद्र युगांतर पत्रिका में क्रांति के लिए लिखने का काम करते थे। 1908 के अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनके साथी उल्लासकर दत्त के साथ बारिंद्र को अंडमान काला पानी की सज़ा पर भेजा गया। उल्लासकर पर ब्रिटिश क्रूरता का जिक्र एक और क्रांतिकारी की आत्मकथा से मिलता है, सचिंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन। इसमें सान्याल लिखते हैं, अंडमान की जेल में रहते हुए उल्लासकर एक दिन कहने लगे, आखिर क्यों मैं जेल की मशक्क़त करूं? एक बागी के लिए जेल में भी बगावत का रास्ता अख्तियार करना ही मुनासिब और इज्जत का रास्ता है। इस तरह से जेल में कई बार कानून तोड़कर उल्लासकर ने तरह तरह की सज़ाएं पाई। एक दफ़े जेल के बाहर कड़ी धूप में ईंट की भट्टी में काम करते समय पहले की तरह उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। उल्लासकर और उनके कुछ साथियों को जेल में ले आया गया और एक कोठरी में दीवार से लगे हुए लोहे के छल्ले से हथकड़ी बांधकर उन्हें खड़ा कर दिया गया। उल्लासकर को खड़ी हथकड़ी की हालत में ही
103 या 104 डिग्री के आसपास बुखार आ गया। फिर भी वो खड़ी हथकड़ी में ही रखे गए। इस हालत में वो बेहोश हो गए। फिर बेहोशी की हालत में उलास्कर को अस्पताल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो देखा गया कि वो पागल हो गए हैं। यही उलास्कर कहा करते थे, भाई अब ऐसे आदमियों के पाले पड़े हैं कि ये हाड़ खाएंगे, मांस खाएंगे और चमड़ी से डुगडुगी बजाएंगे। बारेंद्र घोष की भी एक किताब है, द टेल ऑफ माई एग्जाइल। जब घोष कालापानी की सज़ा काट रहे थे तो उन सभी यातनाओं के प्रत्यक्षदर्शी बने जिनसे लोगों की रूह कांप उठती थी। कुछ लोगों के जिक्र करते हुए घोष लिखते हैं, कालापानी में एक और सेलिब्रिटी था, मुर्गा। यूनान के योद्धा हरकुलस जैसा बलिष्ठ शरीर, पूरे बदन पर बाल और कुछ हद तक भुतहा, मूछें ऐसी कि झाड़ू बन जाए। ब्रिटिश अफसर मिस्टर बेरी एक कटोरा दही की बदौलत उसे कोल्हू में झोंके रहते थे। उसी की तरह एक और भी था, नाम था शेरा। दोनों ऐसे कि मिल जाएं तो 80 पाउंड तेल अकेले ही निकाल देते थे। तब तक एक कैदी को कोल्हू से 20 पाउंड तेल निकालने का नियम था। 20 पाउंड मतलब 10 किलो से थोड़ा सा कम। लेकिन मिस्टर बेरी और इन दो मुस्टंडों की बदौलत अब हर कैदी को रोज़ 30 पाउंड तेल निकालना था, ऐसा नियम बना दिया गया था। कैदियों के जो सुनहरे दिन थे वो अब और भी बदतर हो चले थे। वैसे तो ये टॉर्चर बढ़ाने की कहानी है, लेकिन ऊपर के दो किरदारों में इसके लिए भी जोश दिखाई देता है। कालापानी की यातनाएं बहुत क्रूर होती थी। एक तरफ मुर्गा और दूसरी तरफ शेरा जैसे लोग थे जो चुनौती को भी चुनौती देते रहे, तो दूसरी तरफ मास्टर छत्तर सिंह जैसे लोग भी थे। छत्तर सिंह पंजाब में एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। गदर आंदोलन के प्रभाव में आकर छत्तर सिंह ने 1914 में अमृतसर के खालसा कॉलेज में प्रोफेसर डनक्लिफ की हत्या के लिए उन पर हमला किया। हमला नाकाम रहा और छत्तर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और मिली आजीवन कारावास की सज़ा। फिर वो भेजे गए लाहौर जेल। सरदार थे तो पगड़ी पहनते थे। फिरंगी फ़ौज ने उन्हें जेल की टोपी पहनने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने इसका विरोध किया। कई तरह के टॉर्चर भी झेले, लेकिन अपनी बात से तिल भर भी नहीं सरके। मामला इतना बढ़ा कि लाहौर से गदर पार्टी के कुछ और सेनानियों के साथ इन्हें अंडमान भेज दिया गया। सेलुलर जेल में भी सुपरिटेंडेंट को कूटने के चलते उनके वहाँ चर्चे थे। बारेंद्र की किताब में भी उनका जिक्र मिलता है। बारेंद्र लिखते हैं, इस घटना के बाद 2 साल के लिए छत्तर सिंह को बरामदे के एक कोने में तारों को लपेटकर पिंजड़े में रखा गया। वो भी वहीं सोते थे, खाते थे और वहीं मल त्याग भी करते थे। नतीजतन उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी जैसे कोई मृत प्राय आदमी हो। लेकिन आज अंडमान के श्री विजयपुरम और तब के पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल कालापानी क्यों कहलाई? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के लेख ओरल हिस्ट्री ऑफ सेलुलर जेल में अंडमान के कालापानी कहे जाने से लेकर यहाँ की यातनाओं तक का जिक्र मिलता है। प्रमोद श्रीवास्तव लिखते हैं कि शायद ये नाम कालापानी तारीख है अजीब नाम की उर्दू किताब से बोलचाल में आया होगा। इसके अलावा वो इसे हिंदू मान्यता से जोड़कर देखते हैं। हिंदुओं में तब सामुद्रिक यात्रा जो है वो धर्म सम्मत नहीं होती थी। एक और बात हमने शुरुआत में आपको बताया था, चौहद्दी के नाम पर यहाँ सिर्फ पानी था। जब कैदी भागने की कोशिश करते थे तो पहुँचते थे समुंदर के किनारे, अथाह पानी और रंग होता था काला। 1930 का समय हड़ताल और मौतों का पर्याय बन के आया। इसकी एक बानगी बटुकेश्वर दत्त से जुड़ी हुई है। बटुकेश्वर लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ गिरफ्तार हुए थे। भगत सिंह को लाहौर में फांसी हुई, लेकिन कोर्ट ने बटुकेश्वर को उम्र कैद की सज़ा दी। जल्द ही बटुकेश्वर दत्त को अंडमान कालापानी भेज दिया गया। 1933 की बात है। एक दिन बटुकेश्वर ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की मांगों के अनसुने किए जाने के चलते भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक के बाद दूसरी बैरक में भूख हड़ताल किसी संक्रामक बीमारी जैसे फैल गई। 6वें दिन दत्त के ही साथी महावीर सिंह ने भूख हड़ताल के चलते दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में मौत का कारण आघात बताया गया और ब्रिटिश लापरवाही को छुपाया गया। इसके बाद तो हर दूसरे दिन एक क्रांतिकारी की मौत होती गई। किसी ने छाती के संक्रमण से दम तोड़ा तो किसी की निमोनिया से मौत हुई। ये किस्से लगातार कालापानी के नाम को और संगीन बनाते रहे। अंडमान के इतिहास में एक बदलाव की बयार तब आई जब दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। जापानियों को भारत के एक धड़े से सहयोग भी मिल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसकी अगुवाई कर रहे थे। सुभाष बाबू ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कहने को ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन जापान ने इसे मान्यता दे दी थी।
अगली सफलता का संबंध अंडमान से था। नवंबर 1943 को टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में जापानी प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया जाएगा। फिर 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। जापानी एडमिरल ने उनकी अगुवाई की। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर के जिम खाना ग्राउंड में आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा झंडा फहराया। राष्ट्रगीत गाया गया। नेताजी ने अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार को स्वराज नाम दिया। आज सेलुलर जेल उन यातनाओं का इतिहास बयां करता है, लेकिन यही वो जगह थी जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी माटी, अपने देश के लिए खुद को न्यौछावर किया। तो ये थी अंडमान की उस सेलुलर जेल की कहानी, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। आपके लिए तारीख का ये एपिसोड लिखा हमारे साथी अनुराग ने। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।